ठीक है। सो लिखो फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर फर्स्ट क्लास मैथमेटिकल टूल्स। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। सो सब रेडी हो? पेन है सबके पास? पेन नोटबुक सब लेके बैठे हो ना? हाँ सर। तो जितना भी मैंने अभी तुम्हें बोला है सब ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब शुरू करते हैं। लिखो मैथमेटिकल टूल्स। समझ में आया मैं मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है फिजिक्स में? यस सर। हाँ सर। यस, मैथमेटिकल टूल्स। फिर से मैं बताता हूं, मैथमेटिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसके कुछ कंसेप्ट है जो बार बार फिजिक्स में काम में आएंगे तुम्हें, ठीक है। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन मैथ्स के बिना सोल्व नहीं हो पाएगा। तुम्हें आंसर निकालना है, डेरिवेशन करना है, कुछ भी सोल्व करना है फिजिक्स में, कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करना है, या एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जाना है, एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट में जाना है, सब में मैथ्स के थ्रू हम जाएंगे। मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के बिना हम ये सब नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैथ्स के क्या क्या टॉपिक है जो तुम्हें फिजिक्स में 11th-12th पढ़ने के लिए चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई आवर फर्स्ट चैप्टर इज मैथमेटिकल टूल्स। समझ में आया? अब सबसे पहले क्या क्या टॉपिक पढ़ने, ताकि वो क्लियर हो जाए सबको कि हम मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ताकि बायो वाले बच्चों को भी क्लियर हो जाए कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक उनको फिजिक्स में काम में आएंगे। सो लिखते जाओ, आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी फंक्शन। ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा बहुत सबको आता होगा ट्रिग्नोमेट्री, इसमें थोड़ा और हम अच्छे लेवल तक देखेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, एंड लास्ट वन वेक्टर। ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिए, लिख लो सब। लिख लिया सर। यस, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फंक्शन, ठीक है। सो फंक्शन, सब लोग मुझे देखो, फंक्शन क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो, दिस इज ए टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, बट फिजिक्स में कब काम में आएगा, कैसे काम में आएगा, वो भी हम देखेंगे। देखो, फंक्शन को अगर बेसिक लैंग्वेज में अगर तुम समझो तो फंक्शन इज लाइक ए मशीन। मशीन सबने देखी है, कोई ना कोई सी मशीन सबने अपनी लाइफ में यूज की या नहीं की है मशीन? कोई ना हाँ कोई सी सर मशीन की। सबने यूज की है। जैसे बाइक इज ऑल्सो ए मशीन, वो भी सबने यूज किया हुआ है, ठीक है। साइकिल एक मशीन है, समझ में आया? सो मशीन में क्या होता है, कोई भी मशीन हो, जैसे फैन एक मशीन है, ठीक है। मशीन में क्या होता है, कोई कुछ इनपुट होता है और उसके बदले में हमें आउटपुट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ सर मिलता। मशीन में क्या होता है, कुछ इनपुट होता है और उसके बदले में हमें आउटपुट मिलता है। मतलब इनपुट से आउटपुट मशीन के अंदर होता है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होता है मशीन के अंदर कि वो इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है। तो फंक्शन भी मैथ्स में यही काम करता है। फंक्शन इज लाइक ए मशीन होता है जिसमें इनपुट वेरिएबल होता है और आउटपुट वेरिएबल होता है। अब ये वेरिएबल क्या होता है सर? व्हाट इज ए वेरिएबल? मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा, जैसे इक्वेशंस हम पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे इक्वेशंस देखी है सबने। y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो इसमें x और y क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल्स है, पता है ना सबको। इनकी वैल्यू हम चेंज कर हाँ सकते हैं। सर। वेरिएबल मतलब जिनको हम अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया क्या? सो वेरिएबल्स होते हैं। तो फंक्शन इज लाइक ए मशीन, जैसे मशीन में इनपुट और आउटपुट,
इनपुट में जैसे जैसे बाइक में हम इनपुट में क्या देते हैं, फ्यूल डालते हैं उसमें इनपुट में, है ना, एनर्जी देते हैं फ्यूल की, केमिकल एनर्जी, आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। मशीन में क्या होता है, इनपुट से आउटपुट कुछ ना कुछ मिलता है। फंक्शन में भी क्या होता है कि इनपुट वेरिएबल होता है और आउटपुट में आपको कोई दूसरा वेरिएबल मिलता है। समझ में आया क्या? धीरे धीरे में हाँ सर। फंक्शन तुम्हें एकदम पता भी नहीं लगेगा, समझ में आएगा अभी देखो। सो सबसे पहले तो लिखो फंक्शन, इट्स लाइक ए मशीन, फंक्शन इज लाइक ए मशीन, ताकि तुम्हें ध्यान रहे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनपुट में कुछ हमें देना होगा और आउटपुट में हमें मिलेगा। फंक्शन के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होगा। समझ में आया क्या? हाँ। सो फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एफ, फंक्शन का सिंबल होता है एफ। इसमें होता है एक इनपुट वेरिएबल, क्या होता है, जैसे मशीन में होता है, और उसके बदले में आपको मिलता है आउटपुट वेरिएबल। जैसे मैं इनपुट में मान लो, इनपुट में मैंने लिखा x और आउटपुट में क्या मिलेगा, y। मान लो कुछ भी लिख सकते हो, p q भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे x क्या है, x इज ए इनपुट वेरिएबल एंड y इज ए आउटपुट वेरिएबल। समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया जितना मैंने बोला है, बस बस उतना समझ में आया क्या, जितना मैंने बताया, जितना मैंने लिखा है? हाँ हाँ सर। सर। है ना? सब लोग ध्यान दो। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, एरिया फंक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या एक फंक्शन है, मैथ्स में तो क्या होगा, ऐसे ही फंक्शन होंगे। जैसे एक फंक्शन है एरिया फंक्शन, ये मुझे एरिया कैलकुलेट करके देता है। किसका एरिया, ये मुझे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है, करके देता है। मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है। तो मुझे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। है ना। तो मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो एरिया कैलकुलेट करके देगा मुझे, ठीक है। ये फंक्शन है, ये एरिया फंक्शन है, ठीक है। तो इसके इनपुट में बताओ मुझे क्या देना पड़ेगा, रेडियस। रेडियस। जब तक रेडियस नहीं पता, एरिया कैसे देगा ये? समझ में आया? और आउटपुट में मुझे क्या देगा ये, एरिया। एरिया, ए। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, पहले रेडियस का स्क्वायर करेगा, जो भी आप इनपुट में डालोगे उसका स्क्वायर करेगा अपने आप। ये एक मशीन है, इसका काम है कि ये रेडियस का स्क्वायर करेगा अपने आप, फिर उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देगा और क्या देगा, एरिया। समझ में आया? तो यहाँ पे ए क्या है, आउटपुट वेरिएबल, और आर क्या है, इनपुट वेरिएबल। समझ में आया क्या? समझ में आया तक? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा अभी तक भी कि मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए, अभी भी एक दो बच्चे और ज्वाइन हुए बाद में। मैं फिर से बता दूं कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स, चाहे तुम नीट लो या फिर तुम जेईई मेन के लिए तैयारी करो, फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। बेसिक कौन कौन से कंसेप्ट है, 5 टॉपिक्स हैं जो मैंने ऊपर लिख दिए। कौन कौन से, फंक्शन, ठीक है, देन ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सबको आने चाहिए तो फिजिक्स सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसलिए हम 1 बाय 1 ये पांचों टॉपिक पढ़ेंगे। समझ में आया सबको? तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन में मैंने क्या बताया, इट इज लाइक ए मशीन। मशीन में क्या होता है, इनपुट हम कुछ देते हैं, वो मैनिपुलेशन करके आउटपुट कुछ दे देती है। तो फंक्शन भी ये करता है। फंक्शन में एक इनपुट वेरिएबल होता है और आउटपुट में हमें कोई आउटपुट वेरिएबल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे बेसिक जो सबको समझ में आ जाएगा, एरिया फंक्शन के बारे में बताया, ठीक है। तो एरिया फंक्शन में क्या होता है, इनपुट में रेडियस देनी पड़ेगी हमें और आउटपुट में क्या मिलेगा, एरिया। तो मुझे बताओ कौन आउटपुट है और कौन इनपुट वेरिएबल है, जल्दी बताओ। इस एग्जांपल में कौन आउटपुट लिखा तो है यहाँ पे,
कौन आउटपुट है? एरिया। एरिया। और इनपुट कौन है? रेडियस। रेडियस। आर हाँ, रेडियस। अब मैं तुमसे बोलूं कि हर फंक्शन में आउटपुट और इनपुट होता है, ये सबको समझ में आ गया? आउटपुट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल होता है, सबको समझ में आ गया? अब एक और चीज इसमें मैं ऐड करता हूं कि हर फंक्शन में एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट। होता है कि नहीं होता है? हर फंक्शन में एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट जो हाँ डिपेंड सर। करता है, और एक होता है इंडिपेंडेंट। कौन सा आउटपुट डिपेंडेंट है या इनपुट डिपेंडेंट है? बताओ कौन डिपेंडेंट है? आउटपुट। आउटपुट। आउटपुट डिपेंडेंट। मशीन में भी तो क्या होता है, आउटपुट जितना मिलेगा वो इनपुट पे डिपेंड है। मान लो आप बाइक में 1 लीटर की जगह 2 लीटर टैंक में फ्यूल डालोगे, तो आउटपुट में गाड़ी 40 किलोमीटर की जगह 80 किलोमीटर चलेगी। चलेगी या नहीं चलेगी? समझ में आया क्या? हाँ। तो आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? मशीन का इनपुट पे। वैसे फंक्शन का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट वेरिएबल। तो यहां पर जो आउटपुट वेरिएबल होता है ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इनपुट वेरिएबल होता है ये होता है इंडिपेंडेंट। ये तो इनपुट में हम जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, ये तो इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? समझ में आया सबको? तो मुझे बताओ यहाँ पे एरिया, ये एरिया डिपेंडेंट है किस पर? रेडियस पर। ठीक है, तो रेडियस क्या है? इंडिपेंडेंट इनपुट है ना ये। मैंने बोला रेडियस 1 मीटर, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर। मैंने बोला रेडियस 2 मीटर है, अगर हम इनपुट रेडियस 2 मीटर कर दो तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2 का स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो फंक्शन में अभी तक क्या क्या सीखा हमने? फंक्शन में अभी तक क्या क्या सीखा हमने? कि फंक्शन इज लाइक ए मशीन होता है। इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। आउटपुट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये समझ में आ गया आता है? अब मैं फंक्शन की एक और बात बताऊं, क्या फंक्शन रिलेशन बताता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट? फंक्शन कोई रिलेशन क्रिएट करता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट? करता है कि नहीं करता है? जैसे यहाँ किया है ना, हाँ सर। एरिया आउटपुट है और रेडियस इनपुट है, और इनके बीच का रिलेशन फंक्शन बता रहा है। बता रहा है नहीं बता रहा है? a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? फंक्शन डिपेंडेंसी बताता है कि नहीं बताता है, कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? कौन किस पे डिपेंड करता है? जैसे इस वाले में बताओ, x y पर डिपेंड है या y x पर डिपेंड है? y x पे डिपेंड है। y x पे डिपेंड। तो फंक्शन के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि y x पर किस तरह से डिपेंड है। फंक्शन रिलेशन बताता है हमें। समझ में आया क्या? हाँ सर। जैसे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन है ना एरिया का। समझ में आया? जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो यहां पर देख के क्या पता लग रहा है कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? y x पे। हाँ, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 4 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y 6 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y 8 आएगा। मतलब x पर y डिपेंड कर रहा है। तो x इनपुट वेरिएबल है और y आउटपुट वेरिएबल है कि नहीं है? हाँ सर। तो y डिपेंड्स अपॉन x, इसको देख के क्या बोल सकते हैं हम? इस इक्वेशन को देख के क्या बोल सकते हैं? y डिपेंड्स अपॉन x बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ सर। यस तो सर। मैथमेटिक्स में इसी को दूसरे, ये तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि y डिपेंड्स अपॉन x। मैथमेटिक्स में इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन, जैसे मैंने बोला तुमसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको तुम समझ जाओ अपनी लैंग्वेज में कि y डिपेंड्स अपॉन x। ऐसे समझ में आना चाहिए सबको। समझ में आया क्या? हाँ सर।
मैंने हाँ, कुछ भी sir. बोला, जैसे फिजिक्स में मैं बोलूंगा कि फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं बाद में, हमेशा मैथमेटिक्स थोड़ा ना पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में पढ़ना है हमें। तो बाद में जब मैं मैथ फिजिक्स पढ़ूंगा तो ये सब आएगा, फिर से फोर्स वगैरह सब आएगा। तो मैंने बोला फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इससे तुम क्या समझोगे? Force depends on time. फोर्स डिपेंड्स अपॉन टाइम। टाइम के साथ फोर्स जो लग रहा है बॉडी पर वो चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया? हाँ, इसलिए फंक्शन पढ़, वहां पे अगर मैं विदाउट फंक्शन तुम्हें पढ़ाए, अगर तुमने फंक्शन नहीं सुना होता अभी तक और मैं बोलता फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो समझने में बहुत दिक्कत आती। समझ में आया क्या? इसलिए पहले मैथमेटिक्स ये सब पढ़ना पड़ता है। समझ में आया सबको? हाँ, sir. लिखो ये सब, फिर इसकी फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। लिख लिया? हाँ, sir. सो नाउ, सो फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? सो फंक्शन, फंक्शन क्या होता है देखो, फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बताता है। फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किन के बीच में रिलेशनशिप बताता है ये? बताओ किन के बीच में बताता है? दो वेरिएबल्स के बीच में In- बताता है। Input variable and output. Input and output. Yes, very good. Function is a rule of relationship between two variables in which one is assumed to be dependent। एक तो क्या होता है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन सा होता है? आउटपुट। Output. रिलेशनशिप में यहां पर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, एक है और एक नहीं है। समझ में आया? ये ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें सिर्फ एक ही दूसरे पे डिपेंड, ये वन वे रिलेशनशिप है। समझ में आया क्या सबको? हाँ, इन विच वन इज अज्यूम टू बी डिपेंडेंट, कौन? आउटपुट, ठीक है, एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। वो कौन होता है? इनपुट वेरिएबल। समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ, sir. तो जैसे मान लो, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूं। जैसे मान लो एक फंक्शन है, इसमें x इनपुट वेरिएबल है और y आउटपुट वेरिएबल है। तो y इज ए डिपेंडेंट और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस इस फंक्शन को देख के क्या बोल सकते हैं हम? बताओ क्या बोल सकते, कौन किस पे डिपेंड करता है बताओ? Y is the function of x. हाँ, तो सबसे पहले तो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलूंगा मैं इसको देख के, ये फंक्शन में आउटपुट की तरफ कौन है, डिपेंडेंट कौन है, y किस पे डिपेंड करता है, x पर। तो मैं अपनी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में जो सब जानते हैं, जो ऐसी लैंग्वेज जो सब जानते हैं, तो उस लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलूंगा, y डिपेंड्स अपॉन x। समझ में आया क्या? क्या सबको समझ में आया? हाँ सर। y डिपेंड्स अपॉन यस x। सर। इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलूंगा? Y y is Y the function of of x. x. is a function of x। दोनों एक ही बात है, दोनों सेम है। तो तुम्हें फंक्शन का मीनिंग समझ में आया होगा, फंक्शन क्या काम करता है। ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, उसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आया क्या? अब मैथमेटिक्स में जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे बोल के थोड़ा ना लिखते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में थोड़ा ना लिखते हैं। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट इक्वेशंस, इक्वलिटी की फॉर्म में लिखते हैं ना इसमें, तो मैथमेटिक्स में। सो हाँ इसको मैं मैथमेटिकली अगर लिखूं, ये तो मैंने बोला है अभी, इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा, सेम चीज को y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको सेम चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा कि उसका मतलब भी वही हो। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर मैंने तुम्हें कहीं लिख दिया f इज इक्वल टू f ऑफ t, यहाँ पे f क्या है, फोर्स, और t क्या है, टाइम, तो इसको पढ़ के तुम क्या समझोगे? इसको पढ़ के क्या समझोगे? फोर्स, F depends on t. हाँ, फोर्स डिपेंड्स अपॉन टी। इसको पढ़ के हम ये समझेंगे कि फोर्स इज ए Function of फंक्शन t. ऑफ टाइम। टाइम का सिंबल होता है टी, फोर्स का होता है एफ। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पढ़ के क्या समझेंगे हम, फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम के साथ फोर्स चेंज हो रहा है। समझ में आया क्या? आगे समझ में? हाँ सो एक और एग्जांपल देखो, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसकी इक्वेशन गिवन है 2t² प्लस 5। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा। हाँ, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लिख सकते हैं क्या ऐसे? ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सो डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूं, एस इज ए फंक्शन ऑफ टी। समझ में आया क्या? आया समझ में? हाँ सर। यस सर। और एग्जांपल देखो, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो जब तक कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है उसको छोड़ना नहीं है, और मैं भी तब तक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तो सिंपल एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू सर x सेकंड एग्जांपल क्या है? s इज इक्वल टू 2t² प्लस 5। ओके सर। t इज ए टाइम, टाइम का सिंबल होता है t, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5। तो इसको देख के बताओ कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? Y depends upon x. क्या सबको समझ में आ रहा है?
अगर कोई ऐसा हो जिसको अभी भी थोड़ा डाउट है तो पूछ लेना। इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूं, y डिपेंड्स अपॉन x, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं देख के, y इज ए फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ समझ में आया क्या, है ना। अब अगर मैं इसको, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है मान लो और ये इक्वेशन 2 है, तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करके ऐसे भी लिख सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसे भी लिख सकता हूं क्या। हाँ हाँ सर। एक ही बात है, y लिखो या उसको f ऑफ x लिख दो, मतलब वो x का फंक्शन है। अगर डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि फंक्शन ऑफ x इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो तुम्हें समझ जाना है कि ये x का फंक्शन है जो हमें गिवन है। समझ में आया क्या, हाँ सर। लिख लो पूरा। ठीक है, सो ये जो तुम सिंसियरनेस दिखा रहे हो इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ओके, सो फंक्शन समझ में आया सबको इतना जितना मैंने बताया। हाँ सर। अब देखो, फंक्शन की हम बात कर रहे थे तो मैंने तुम्हें बोला था फंक्शन इज लाइक ए मशीन, इसमें इनपुट होता है और आउटपुट होता है। मुझे बताओ, मशीन्स जो होती है उसमें कुछ भी इनपुट हम डाल सकते हैं क्या। जैसे बाइक का इंजन है, उसमें तुम पेट्रोल की जगह पानी डाल सकते हो क्या, या डीजल डाल सकते हो क्या पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल ही डलेगा उसमें। समझ में आया क्या, हाँ सर। मैं नए टॉपिक पे जा रहा हूँ तो उसको तुम्हें रिलेट करना सिखा रहा हूँ पहले, कि इनपुट कुछ ना कुछ तो इनपुट की एक रेंज होती है जो उस इनपुट में ही हम डाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते। समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। एक और रेंज क्या होती है कि टैंक की कैपेसिटी 5 लीटर है तो 5 लीटर ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते इनपुट उसमें पेट्रोल, और पेट्रोल ही डाल सकते हैं, डीजल या वाटर नहीं डाल सकते। समझ में आया कि ये सब इनपुट, इनपुट फिक्स होता है, मतलब हर मशीन का होता है कि नहीं होता है। हाँ, होता है सर। वैसे यहाँ जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी इनपुट फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने इनपुट में डाल दिया और आउटपुट दे देगा फंक्शन। समझ में आया क्या, तो इनपुट में हर वो वैल्यूज जो हम उसमें डाल सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, ये सब मैथमेटिकल टर्म्स है जो कभी कभी काम में आ जाती है फिजिक्स में। क्या बोलते हैं, डोमेन। जैसे तुमने बोला होगा, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते होंगे कि ये मेरे डोमेन में नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे डोमेन में नहीं है। वैसे फंक्शन का भी एक डोमेन होता है। फंक्शन को आप ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा इनपुट डालोगे तो फंक्शन बोल देगा ये मेरे डोमेन में नहीं है। समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ सर। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इन द फंक्शन इज डोमेन। लिखो, डोमेन। तो डोमेन को कैसे डिफाइन करेंगे, डोमेन को कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल इनपुट मैक्स ए डोमेन ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन में जितने भी इनपुट होते हैं हम दे सकते हैं, वो उसका डोमेन होता है। समझ में आया क्या। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्क्वायर फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं,
स्क्वायर फंक्शन, नाम से समझ में आ गया होगा ये फंक्शन हमें क्या करके देगा, बताओ क्या करके देगा, बोला करो थोड़ा। स्क्वायर स्क्वायर करके देगा, ठीक है। तो मान लो इसके इनपुट में मैंने एक x नंबर डाला, आउटपुट में मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलेगा। समझ में आया? अब बताओ हाँ इसके सर। इनपुट हाँ में सर। क्या क्या डाल सकता हूँ? स्क्वायर तो किसी भी नंबर का हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? नंबर्स। हाँ सर। तो इसके इनपुट में हर सारे रियल नंबर्स हैं सारे, माइनस वाले भी और माइनस का भी स्क्वायर हो सकता है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, देखो इसका डोमेन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, देखो मुझे बताओ इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर हो सकता है क्या? इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी आएगा, और हाँ सर। जब भी आउटपुट में इंफिनिटी आ जाए मतलब वो फंक्शन वो वाला इनपुट नहीं लेगा। समझ में आया? अगर मैं इनपुट में x x x इक्वल टू इंफिनिटी डालूं तो आउटपुट में y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंफिनिटी। मतलब ये इनपुट नहीं डाल सकता मैं, x इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इसके डोमेन में नहीं है। समझ में आया? हाँ हाँ सर। जब भी आउटपुट में इंफिनिटी आ जाए समझ लो वो इनपुट उसके डोमेन में नहीं है। तो बताओ इन माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी इसके डोमेन में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा सर। तो इसके नहीं डोमेन होगा। को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे डोमेन, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि मुझे इसका डोमेन बोलना है? बोलने में तो मैं ऐसे बोल दूंगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर, बस माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी नहीं लेना है, बाकी सारे नंबर इसके डोमेन में हैं। समझ में आया? हाँ सर। उसको हाँ। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, यहां लिखूंगा माइनस इंफिनिटी कोमा, यहां लिखूंगा प्लस इंफिनिटी। अब देखो इसको मैं चाहता तो ये वाला ब्रैकेट भी लगा सकता, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बट इसका आंसर ये सही है और ये गलत है। वो क्यों? देखो अगर तुम्हें एक्सट्रीम डोमेन जब भी हम बताते हैं तो यहाँ इस नंबर से लेके उस नंबर तक ऐसे डोमेन बताएंगे। अगर हमने बिग ब्रैकेट लगाया हुआ है तो इसका मतलब है इंफिनिटी भी इसमें इंक्लूड है। तो इंफिनिटी डोमेन में है क्या इसके? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है ना। स्मॉल वाले ब्रैकेट में क्या है कि लास्ट वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं है, उसके बीच के सब इंक्लूड है। तो ये सही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। तो हाँ ये सर। डोमेन में लिखा हुआ है, समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन के डोमेन में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर है। आया समझ में? जैसे एक और एग्जांपल देखते, तुमने पढ़ा होगा 10, मुझे बताओ 1090 की वैल्यू कितनी होती है? 1090, 1090 डिग्री कितना होता है? सर इंफिनिटी। नॉट डिफाइंड। नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। डिफाइंड होता है इंफिनिटी, है ना। तो अगर मैं एक फंक्शन लिया मैंने 10 फंक्शन, ये 10 फंक्शन क्या करता है, किसी भी एंगल का टेंजेंट बताता है। समझ में आया? कि मैंने एंगल में थीटा डाला और आउटपुट में, इनपुट में थीटा डाला और आउटपुट में मुझे टेन थीटा देगा ये। समझ में आया? हाँ। हाँ सर। तो क्या मैं इसके इनपुट में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री डालूं तो 1090 आउटपुट, ये तो इनपुट है, आउटपुट में 1090 इंफिनिटी आएगा। तो क्या थीटा 90 डिग्री इसके डोमेन में है क्या इस फंक्शन के? नहीं सर। नहीं है। जब भी नहीं सर। आउटपुट में इंफिनिटी आ जाए वो उसके डोमेन में नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। तो 90 डिग्री, ऐसे और भी एंगल होते हैं, 270 भी होता है, ऐसे बहुत सारे एंगल होते हैं जो इसके डोमेन में नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ ये लिख Sir, रहा can you हूँ, explain again? फिर से बताता हूँ। 10
टेन की वैल्यू पता है क्या? टेन 90 डिग्री अगर किसी को नहीं पता है तो अभी लिख लो। टेन, ये भी नहीं पता टेन क्या होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में मैं एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, साइन कोस टेन सब शुरू से बताऊंगा। समझ में आया? तो जिसको टेन भी नहीं पता क्या होता है वो अभी लिख लो, अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें साइन कोस टेन में फिर से पढ़ाऊंगा। सो टेन अगर किसी को पता है, टेन सबको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, टेन 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनाइट। समझ में आया? मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने टेन फंक्शन का। टेन फंक्शन क्या करके दे रहा है मुझे? इनपुट में मैं कोई भी एंगल डालूं उसका मुझे टेन की वैल्यू देगा आउटपुट में। जैसे टेन 0 डिग्री कितना होता है? अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डालूं तो टेन 0 कितना होता है? 0। 0 थीटा अगर 0 45 डिग्री डालूं तो टेन 45 कितना होता है? 1 1 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डालूं तो टेन 60 कितना होता है? √3। जिनको ये वैल्यूज नहीं पता है ये सब मैं लिखवाऊंगा बाद में, ठीक है? समझ में आया क्या? हाँ। सो हाँ सर। टेन 90 थीटा 90 डालोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो ये फंक्शन ने नॉट डिफाइंड दे दिया आउटपुट। मतलब 90 ये बोल रहा है 90 मेरे डोमेन में नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं? 90 डिग्री इज नॉट इन द डोमेन ऑफ टेन फंक्शन। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, लिखो। लिखा? हाँ हटा दूं? हटा दूं? यस सर। हम्म। हाँ सर। अच्छा, अब हमने इनपुट के बारे में देखा कि इनपुट की एक कुछ ना कुछ लिमिट होती है हर फंक्शन में, हर कुछ आप इनपुट में नहीं डाल सकते। वैसे आउटपुट में भी होता है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बाइक का एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे तुम्हें हर चीज समझ में आ रही है कि बाइक में मैंने टैंक फुल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि बाइक 1 लाख किलोमीटर चल जाएगी, 2 लाख किलोमीटर चल जाएगी, आउटपुट है उसका। कितना भी चल जाएगी क्या बाइक? उसकी एक रेंज होगी ना कि फुल टैंक कराने पर वो 400 से लेके 500 किलोमीटर के बीच में चल सकती है। समझ में आया? मिनिमम 400 और मैक्सिमम 500। समझ में आया क्या? ऐसा थोड़ा ना कि फुल टैंक करा दिया तो कितना भी चल जाएगी, ऐसा है क्या? अरे यस नो तो बोलो। नहीं सर। समझ में आया? तो आउटपुट की भी एक रेंज होती है। समझ में आया क्या? मिनिमम से लेके यस सर। मैक्सिमम तक कोई भी फंक्शन हाँ कितनी वैल्यू हाँ देगा आउटपुट में उसको क्या बोलते हैं? रेंज। समझ में आया रेंज क्या होता है? यस सर। हाँ? तो हाँ लिखो सर। रेंज। हाँ रेंज ऑल
possible output values of a function max range of the function। समझ में आया? क्लियर होगा सबको? इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। बाइक वाला एग्जाम्पल थोड़ा ना आएगा एग्जाम, ठीक है? मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लो साइन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन, ठीक है? तो ये फंक्शन मुझे क्या करके देता है? इनपुट में अगर मैं कोई भी थीटा डालूं तो आउटपुट में ये मुझे साइन थीटा देता है। देता है कि नहीं देता है? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो मैथमेटिक्स में अभी शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तुम कितना भी डिग्री एंगल डाल दो, कितना भी डिग्री एंगल डाल दो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, और मिनिमम सर होती है बढ़िया -1। से। समझ में आया? मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तुम इस इनपुट में, ये इनपुट है, कितना भी एंगल डाल दो, आउटपुट में तुम्हें जो रेंज मिलेगी इसकी जो रेंज मिलेगी वो -1 से लेके 1 तक मिलेगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। जैसे साइन 90 1 होता है, साइन 270 भी 1 होता है। समझ में आया? हाँ, हाँ सर। यस सर। ठीक है। सो -1 से 1 तक। अब मुझे बताओ इसके दो आंसर में कौन सा सही है? क्या ये सही है या फिर ये सही है? बताओ कौन सा सही है? स्क्वायर सेकंड ब्रैकेट। वाला। स्क्वायर ब्रैकेट। यस, स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आया? ये गलत है। फर्स्ट वाले का क्या मीनिंग है? सर की -1 और -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच का इंक्लूडेड है। सेकंड वाले का मीनिंग है कि -1 से लेके 1 तक सब इंक्लूडेड है। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 60 की क्या होती है? √3/2। साइन 120 की होती है, कितनी होती है? माइनस रूट, सॉरी 180 तक तो साइन प्लस ही होता है। 180 के बाद फिर साइन नेगेटिव हो जाता है। ये सब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे निकालते हैं। समझ में आया? हाँ सर। तो साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करती रहती है। इससे ना ज्यादा होती है ना इससे कम होती है। तो इसकी रेंज आउटपुट है, इसकी रेंज है, इससे अलग वैल्यू नहीं देगा कभी भी। तुम कितना भी एंगल डाल दो इसमें। समझ में आया? हाँ, ओके। सो अभी तक हमने फंक्शन में पढ़ा, दो वेरिएबल होते हैं, इनपुट और आउटपुट, और उनके बेसिस पे हमने पढ़ा डोमेन और रेंज। डोमेन होता है ऑल पॉसिबल इनपुट्स और रेंज होता है ऑल पॉसिबल आउटपुट। समझ में आया? हाँ सर। एक बार फंक्शन हमने पढ़ा तो टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देख लेते हैं, कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। सो जैसे फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल ये तो सबने देखे होंगे, y = x² + 3x + 2। देखेंगे सबने ऐसे फंक्शन, मैथ्स में देखे हाँ होंगे सर। सबने। हाँ, हाँ सर। इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सब क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है? ये ऊपर कर दूं, लिख लिया क्या सबने ऊपर तक? हाँ सर। ठीक है, इतना ही करूँ। सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हो सकता है कुछ लोगों ने देख लिए होंगे, ठीक है? जैसे थोड़ा बहुत तो मैंने भी पढ़ाया हुआ है, बट ये हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे y = sin x, ठीक है? y = cos स्क्वायर x, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हाँ सर। थर्ड
लॉगरिथमिक फंक्शन, ये शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ये काम में आता है फिजिक्स में, इसे मैं पढ़ाऊंगा। समझ में आया? हाँ लॉगरिथमिक। सर। अभी सिर्फ मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे y इज इक्वल टू लॉग x, बस इतना लिख रहा हूँ। समझ में आया? ये एक हाँ। फंक्शन है, इसका मीनिंग क्या है सब तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़े दिन टाइम में। ठीक है। एक और फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी अभी तक यूज नहीं किया होगा, इसका क्या यूज है ये सब हम देखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है। y इज इक्वल टू, इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे 2 की पावर x। देखो तुमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो देखा होगा, बट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ में आया? हाँ। अलजेब्रिक फंक्शन में वेरिएबल बेस होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वेरिएबल डिग्री होता है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। और बेसिकली तो ये 4 टाइप के होते हैं, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो बन जाएगा मिक्स्ड फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस log x, ये क्या है? सब मिक्स फंक्शन है। समझ में आया? लिखो। हाँ हाँ सर। सर। प्रथमेश, तुम्हारा नेट ठीक नहीं चल रहा है क्या? बार बार तुम्हारी रिक्वेस्ट आ रही है। नहीं सर, डिवाइस चेंज करना पड़ा। ओके ओके, सब कुछ मिस तो नहीं हुआ? सब समझ में आया ना? हाँ सर। ओके। अच्छा, एक और चीज सब ध्यान दो। देखो क्लास 10 तक तो क्या होता है, तुम क्लास लेक्चर वगैरह मिस भी कर देते हो, थोड़ा बहुत बीच में ध्यान भी चला जाता है तो भी मैनेज हो जाता है क्लास 10 तक। ठीक है। क्लास 10 तक क्या होता है कि तुम 2 लेक्चर भी मिस कर देते थे तो भी तुम मैनेज कर लेते, एनी हाउ कैसे न कैसे मैनेज कर ही लेते हो, क्योंकि क्लास 10 में सिलेबस भी बहुत कम होता है और कंसेप्ट भी इतने ज्यादा हाई लेवल तक नहीं होते। ठीक है। क्लास 10 तक फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स तो फिर भी रहता है क्लास 10 तक, फिजिक्स इजी रहता है क्लास 10 तक, फिजिक्स या साइंस बोले तो। ठीक है। अब क्लास 11 में तुम आ गए हो तो तुम्हें अपने एटीट्यूड में डिफरेंस लाना पड़ेगा। एटीट्यूड में क्या, जैसे 10 तक क्या होता था कि एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे, अभी तो चलता है, तो वो 10th में चल जाता था, 9th में चल जाता था। 11th में तुम्हें ऐसा नहीं होगा इतना ज्यादा, क्लास 10th और 11th में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब जितना तुमने अभी तक नहीं देखा होगा। 9 से 10th में आए तब भी नहीं देखा, 8 से 9th में आए तब भी नहीं देखा, 10 से 11th में आओगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा तुम्हें। तो अभी से एक चीज देख लो, लेक्चर कभी मिस नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज से इंटर रिलेटेड होती है, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें हमेशा काम में आएगा। ठीक है। अब आज ही कुछ वीक रह जाए तो बाद में भी दिक्कत आएगी, ये बेसिक्स है। समझ में आया? सो बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके फिजिक्स के कंसेप्ट समझ में आते हैं, बनने लगते हैं, वरना फिजिक्स टफ हो जाती है फिर। ठीक है। सो और मेरा पूरा फोकस ही बेसिक पर रहता है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है सभी स्टूडेंट का, तब जाके वो फिजिक्स को सोल्व करेंगे अच्छे से। सो स्टार्टिंग में पूरा ध्यान लगाओ, कुछ भी मिस नहीं करना है, कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है, छूट जाए तो पूछना है। इसलिए मैं तुम्हारा लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है। किसी का अगर कुछ छूट जाए तो वो देख सकता है, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, अगर किसी का कुछ छूट गया है तो मुझे मैसेज करना। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि इसमें हम
रिस्क नहीं ले सकते कि किसी का कुछ छूट गया तो वो आगे मैनेज कर लेगा, बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें ये सब नहीं आता है तो तुम आगे नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे थोड़ा ना फिजिक्स में मैथ्स क्यों पढ़ाऊंगा मैं, डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर शुरू कर देता रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, सो कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ छूट भी जाए तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाद में देख सकते हो, बट इसका फायदा नहीं उठाना है, सब लाइव पढ़ना है एक साथ, बाद में बैकलॉग बहुत बढ़ जाएगा वरना। समझ में आया? हाँ तो सर। बहुत हो गया ज्ञान, चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे यू आर गिवन विद ए फंक्शन, हमें एक फंक्शन गिवन है, अब मैं फंक्शन लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, किसी को अजीब सा तो नहीं लग रहा है? सबको समझ में आ रहा है? फंक्शन, हाँ सर। यू आर गिवन विद ए फंक्शन, क्या फंक्शन गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 5, ये एक फंक्शन गिवन है, 2 एंड ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अब हमसे क्या क्या पूछा है? हमसे पूछा है फर्स्ट फाइंड फर्स्ट आउटपुट व्हेन इनपुट इज 0। अब तुम्हें पहचानना इनपुट क्या है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड एफ ऑफ 0, थर्ड एफ ऑफ 1, फोर्थ एफ ऑफ 0 एंड फिफ्थ एफ ऑफ x। ये सब चीजें तुम्हें निकालनी है, ट्राई करोगे? हाँ सर। आउटपुट क्या है यहाँ पे और इनपुट क्या है? आउटपुट एक्स। आउटपुट ये है एफ ऑफ एक्स। देखो इसको हाँ। मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 5, या तो ऐसे लिखूं या फिर जो क्वेश्चन में गिवन है ऐसे लिखूं, बात एक ही है। समझ में आया? हाँ हाँ। हाँ, तो आउटपुट है ये एफ ऑफ एक्स और इनपुट है एक्स। ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन जैसे एफ ऑफ टी, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रहता है ये इनपुट होता है। समझ में आया? टाइम का फंक्शन है तो टाइम इनपुट है। आया समझ में? अरे यस में तो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो जैसे मैंने बोला ये फंक्शन है y का, तो इसमें y इनपुट है। समझ में आया? ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है उसी का वो इनपुट होता है, वही इनपुट होता है। करो सोल्व। हो गया? सर। हो गया? फर्स्ट का आंसर क्या आया? सर 9। 9। देखो फर्स्ट में क्या पूछा है हमसे? आउटपुट व्हेन इनपुट इज 0। इनपुट 0 मतलब x इक्वल टू 0 पुट करना है हमें।
ठीक है। तो इस फंक्शन में अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, मतलब x की जगह 0 पुट करना है मुझे, तो जहां जहां x, अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे सोल्व करके रख लो ताकि और इजी हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x प्लस 4 प्लस 5, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 9। 2x प्लस 9। समझ में आया? ये लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात है ना। अब इसमें हाँ x की जगह 0 पुट कर दो, प्लस 9, तो आंसर कितना है फर्स्ट का, इसका आंसर आ गया 9। समझ में आया? सेकंड क्या पूछा है, सेकंड डायरेक्ट एफ 11। पूछा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम है। सेम है। हाँ सर। x की जगह 0 पुट कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 9 इसका भी। थर्ड क्या पूछा है, एफ ऑफ 1, मतलब x की जगह 1 पुट करना है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो x की जगह मैं 1 पुट करूंगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 9, कितना आंसर आया, 11। 11। अब फोर्थ देखो, अब देखो यहाँ पे दो दो ब्रैकेट है तो कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो मेन ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, 4 का 27। ये मेन ब्रैकेट है। इसके अंदर जो भी होता है वो हमें पुट करना है। समझ में आया? तो फोर्थ हाँ में सर। निकालना है, फोर्थ में हमें निकालना है एफ ऑफ 0। अब देखो इस एफ ऑफ 0 की जगह, एफ ऑफ 0 में पहले से निकाल चुका हूँ, कितना आया था, 9। 9। एफ ऑफ 9 लिख सकता हूँ क्या, हाँ, एफ ऑफ 0 की जगह 9 पुट कर दूं मैं। ये अंदर जो एफ ऑफ 0 है ये 9 आया ना। समझ में आया? हाँ सर। अब इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है गिवन है, इसमें x की वैल्यू 9 पुट कर दो, तो 2 इंटू 9 प्लस 9, तो कितना आया। 27। अब फिफ्थ क्या पूछा है हमसे, एफ ऑफ x। तो जो भी ये एफ ऑफ x है ये कितना है, ये 2x 2x प्लस प्लस 9। 9। तो इसकी जगह मैं पहले तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में 2x प्लस 9। समझ में आया? हाँ तो सर। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है ये, तो मुझे जहां जहां x है वहां पर मुझे क्या पुट करना है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 2x प्लस 9। 2x प्लस 9। तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 9 प्लस 9, ये था ना। या x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2x प्लस 9। 2x समझ प्लस। में आया क्या, ये समझ में आ गया सबको? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो कितना आंसर आएगा, 4x प्लस 27। 4x प्लस 8, प्लस 27। हाँ तो 4x प्लस 27। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। लिख लो। लिख लिया? हाँ सर। तो एक क्वेश्चन और करो। इस बार दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। हमसे क्या क्या पूछा है, फाइंड फर्स्ट g ऑफ f ऑफ 0, सेकंड f ऑफ g ऑफ माइनस 1, एंड थर्ड
जी ऑफ एक्स। सोल्व करो। हो गया सर। हो गया। 1 मिनट और दे रहा हूँ बाकी। हाँ सर। किसका? आदित्य का? कृष्णा सर। कृष्णा। नहीं सर। गुड कृष्ण। हो गया सर। फर्स्ट का क्या हो आंसर गया है? सर। देखो, सबसे पहले क्यों ना, अब मुझे ये निकालना है, तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकाल लूं क्या मैं? हाँ सर। हाँ सर। और फिर मुझे माइनस। सेकंड में निकालना है, तो सबसे पहले जी ऑफ -1 निकाल लेता हूँ। ये काम में आएगा क्योंकि मुझे समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। सबसे पहले सोल्व जब हम करेंगे तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमें देखते ही समझ में आएगा क्या करना है। सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकालना। एफ ऑफ जीरो मतलब इस फंक्शन में जीरो पुट करना है। एक्स की जगह क्या पुट करना है? जीरो। तो कितना आंसर आएगा? जीरो। 0। समझ में आया? देन जी ऑफ -1 भी निकाल लो। ये सब निकाल के रखो पहले से। जी ऑफ -1 मतलब इस फंक्शन में एक्स की जगह -1 पुट करना है। तो -1 +1 अपॉन -1 ये भी कितना आया? जीरो। 0। जीरो। अब ये सोल्व करो। सो जी ऑफ एफ ऑफ जीरो की जगह में, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ जीरो लिख दूं। हाँ सर। तो इस वाले फंक्शन में क्या पुट करना है? इस वाले में एक्स की जगह 0 + 1/0 तो कितना आंसर आया? -1। ये आया क्या सब? -1। +1। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। हाँ सर। जी ऑफ -1, एफ ऑफ जी ऑफ -1, तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू निकाल ली मैंने, कितनी है? जीरो। तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या बना? एफ ऑफ जीरो। हाँ सर। और एफ ऑफ 0। ऑलरेडी हम एफ निकाल ऑफ चुके, जीरो। जीरो आएगा इसका आंसर। 0। 0। समझ 0। में आया? हाँ सर। हाँ सर। देन थर्ड, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये पुट करो। तो क्या बनेगा? हाँ सर। इसके अंदर ये पुट करो पहले, एक्स प्लस एक्स। अपॉन एक्स -1। आंसर है। इसका मतलब क्या है कि हर जगह मुझे एक्स को किससे रिप्लेस करना है? x x + + 1 1 / x x - 1। समझ में आया क्या? किसी को डाउट तो नहीं है ये लास्ट क्वेश्चन में? तो देखो, जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रख देंगे? x + 1 अपॉन x -1। ये x की जगह रख दिया मैंने, +1 अपॉन x + 1 अपॉन x -1। क्या ये समझ में आया? ये x की जगह मैंने पुट कर दिया। आया समझ में? हाँ सर। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लो, दोनों ऊपर नीचे 2 बार। तो मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो क्या आएगा? x -1 आएगा, और बचेगा x + 1 प्लस x -1। ठीक है, फिर ये वाला डिनोमिनेटर, फिर नीचे एक बार और एलसीएम लूंगा मैं, तो ये आएगा x -1, क्या बचेगा? x + 1। अभी माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x + -x + 1। तो इससे ये कैंसिल होगा, इधर 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, x से ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ऊपर हाँ। 2x बचा, नीचे बचा 1 अपॉन 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया इसका?
X. एक्स आया। समझ में आया क्या? हाँ सर. आ गया सबको समझ में? हाँ Yes. सर। किसी को कुछ डाउट है अभी तक जितना Yes, भी sir. पढ़ा है? सो आज हमने फर्स्ट टॉपिक फंक्शन, छोटा सा टॉपिक होता है बट ये फिजिक्स में बार बार काम में आएगा। क्यों? जैसे हम जब आगे पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे मान लो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे, तो उसमें बोलूंगा मैं वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं? आ गया क्या? हाँ सर. क्या मतलब है इसका? कि पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। समझ में आया? हाँ सर. मोमेंटम इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि पार्टिकल का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है? वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या मतलब है? Velocity changes due to display. हाँ, जैसे जैसे पार्टिकल चल रहा है, वेलोसिटी है, पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। मतलब वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। समझ में आया? तो बार बार वहां पे हम फंक्शन बोलेंगे तो किसी को ऐसा तो नहीं लगेगा ये फंक्शन क्या होता है? नहीं सर. क्वेश्चन में नहीं लिखा सर। है ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग, a particle started with initial velocity 0 and is moving with a velocity which is a function of time। ऐसा क्वेश्चन में लिखा आएगा फिजिक्स में, तो समझ में आ जाएगा सबको? हाँ सर। हाँ सर. ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि फंक्शन का मीनिंग सबको समझ में आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो हमने आज किए ये फिजिक्स के पेपर में नहीं आएंगे, बट इनकी एप्लीकेशन आएगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। इनको सोल्व करने से ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको एक फंक्शन गिवन है इसमें f(2) की वैल्यू बताओ, फिजिक्स में नहीं आएगा। समझ में आया? बट इनकी एप्लीकेशन काम में आएगी। ठीक है? हाँ सर। फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स में ये मैथमेटिक्स के 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के पेपर में चाहे वो जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो या नीट का हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये 5 में से कोई कंसेप्ट ना लगे। एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। कोई क्वेश्चन सिंपल सा आ जाए एकदम थ्योरेटिकल तो वो अलग बात है। सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल आएंगे, कैलकुलेशन वाले आएंगे, सब में इन 5 में से कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर लगेगा, कोई ना कोई मैथमेटिक्स का टूल जरूर यूज होगा। इसके बिना आप कुछ सोल्व नहीं कर पाओगे। पूरा पेपर सोल्व करना है तो ये 5 कंसेप्ट आने चाहिए। समझ में आया? कौन कौन से? हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, उसमें से फंक्शन हमने आज पढ़ लिए। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है? तो जिन बच्चों ने आज ज्वाइन नहीं किया है मुझे मैसेज कर देना, किस कोई पूछे तुमसे तो बोल देना सर को मैसेज कर दो, वो मैं लिंक भेज दूंगा लेक्चर की, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा अपलोड करने के बाद। तो किसी का कुछ छूट गया है तो देख लेना। ठीक है? हाँ सर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। थैंक यू सर। बाय सर सर। नेक्स्ट क्लास कब रहेगा? टाइम टेबल में आ जाएगा। नेक्स्ट वैसे केमिस्ट्री का रहेगा नेक्स्ट वीक को। ठीक है? धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अभी तुम्हारे साथ साथ 10th भी चल रहा है तो अभी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी क्लास, है ना? सर आपका ऑफलाइन डाउट क्लास कब है? ऑफलाइन मेरा कल है डाउट क्लास। कल तुम आ जाओ 5 से 6 के बीच में आ जाओ, 5 to 6 में अवेलेबल हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you sir. Bye. बाय एवरीबॉडी, वेलकम।